नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले दो खबरें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ नुमाइंदगी से मुतल्लिक़ हकीकी आदाद शुमार जमा किए बगैर दर्ज फेरी ज़ात और दर्ज फेरी कबाइल तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन की तरक्की में रिजर्वेशन देने के मियार में किसी किस्म की नरमी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गोई की बेंच ने कहा कि रिजर्वेशन देने से पहले नुमाइंदगी की नाकाफी होने पर मिकदारी आदाद शुमार जमा करने की रियासत पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज फेरी ज़ातों और दर्ज फेरी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन को तरक्की में रिजर्वेशन का फ़ायदा देने के लिए M नागराज 2006 और जनरल सिंह 2018 की आईनी बेंच के फैसले में दर्ज मियार को कम करने से इनकार कर दिया। उन फैसलों में कहा गया है कि वक्तन फ़ौक़तन जायजे के बाद नुमाइंदगी के नाकाफी होने का अंदाज़ा लगाने के लिए मिकदारी डेटा इकट्ठा करना लाजमी है। इस मामले में मरकजी हुकूमत की तरफ से नजरसानी की मुद्दत मुकर्रर की जानी चाहिए। नागराज के फैसले ने रिजर्वेशन देने के लिए मिकदारी आदाद शुमार, नुमाइंदगी की मकबूल मिकदार और इंतजामिया की कारकर्दगी पर मजमूई असर जैसी शराइत मुकर्रर की थी। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि ओहदों के बारे में रिजर्वेशन के लिए मिकदारी डेटा इकट्ठा करने के लिए कैडर को एक यूनिट के तौर पर इजाज़त देना बेमायने होगा। अगरचे अदालत ने नुमाइंदगी के नाकाफी होने को मुकर्रर करने के लिए मियारात का अंदाज़ा लगाने की जिम्मेदारी रियासतों पर छोड़ दी है। बेंच ने कहा कि वो मुख्तलिफ रियासतों से मुताल्लिक मामलात और मरकज़ की अर्जी पर आइंदा 24 फरवरी को गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को भारतीय जनता पार्टी के 12 अरकान असेंबली को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली से 1 साल के लिए मुअत्तल किए जाने को गैर आईनी, गैर कानूनी और मनमानी करार दिया। जस्टिस M खानोलकर की सदारत वाली बेंच ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुअत्तली एक सेशन से ज्यादा वक्त के लिए नहीं हो सकती। बेंच ने कहा कि 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की करारदाद गैर आईनी है, जिसमें 12 अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुअत्तल अरकान असेंबली आशीष शेलार और दीगर की तरफ से दायर मफाद आम्मा की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। बेंच ने मुताल्लिका फरीकैन को सुनने के बाद 19 जनवरी को अपना फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल की मुअत्तली बेदखली से भी बदतर है, क्योंकि इस दौरान उस हल्के की असेंबली में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अगर मुअत्तली होती है तो मुताल्लिका खाली सीट को पुर करने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। 1 साल के लिए मुअत्तली हल्के के लिए सजा के मुतरादिफ होगी। जब MLAs ना हो तो कोई भी उन हल्कों के ऐवान में नुमाइंदगी नहीं कर सकता। मुअत्तली के सबब रुकने असेंबली को नहीं बल्कि पूरे हल्के को सजा दे रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करियप्पा ग्राउंड में नेशनल कैडेट कॉर्प्स रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मायना किया, NCC दस्तों के मार्च पास्ट का जायजा लिया और NCC कैडेट्स को आर्मी एक्शन, स्लेथरिंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, पैरासीलिंग के साथ सकाफती प्रोग्रामों में अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए भी देखा। बेहतरीन कैडेट्स ने वज़ीर आज़म से मेडल और बेटन यानी छड़ी भी वसूल की। मजमे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने तक़रीबात में जोश व खरोश की एक मुख्तलिफ सतह को नोट किया, क्योंकि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वज़ीर आज़म ने NCC से अपने ताल्लुक़ को फ़ख्र के साथ याद किया और एक NCC कैडेट के तौर पर उनकी तरबियत को कौम के तईं अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत फराहम करने का सहरा दिया। साथियों, कोरोना के इस काल ने पूरी दुनिया को हम भारतीयों के अनुशासन, हम भारतीयों की समाज शक्ति का परिचय दिया है। अब जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो गया तो पूरा विश्व हैरान हो गया था। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले, तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है। ये उसका उदाहरण है। अब NCC और NSS के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपने
आपके ये भी दायित्व है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन में इसी तरह कैसे बना रहे, समय समय पर कैसे प्रकट होता रहे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक कैडेट के तौर पर जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ होगा। जैसे आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस गांव में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट तो नहीं है। आप उससे मिलेंगे, उसकी दिक्कतें समझेंगे, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे, तो एनसीसी की भावना को आप आगे बढ़ाएंगे। आप स्वच्छता का अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी अपने गांव, मोहल्ले, अपने शहर, कस्बे में अलग अलग टीमें बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लीडरशिप के गुण सीखे हैं। अब उसको अप्लाई करना है समाज में। जिस तरह आपने समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया था, बहुत प्रशंसा पाई थी। वो एनसीसी के कार्यकाल के बाद भी जारी रहना चाहिए। जैसे आजकल देश में कैच द रेन, इसका एक जन आंदोलन चल रहा है। बारिश के पानी को हम कैसे बचाएं, जो हमारे तालाब है, जो झील है, उन्हें कैसे साफ रखें, इस दिशा में भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहानात के रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज तुलबा तंजीमों के साथ साथ सियासी पार्टियों ने आज बिहार बंद मनाया। सुबह से ही पूरी रियासत में गहमा गहमी रही। रेलवे के एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तायद में बिहार की 7 सियासी पार्टियों आरजेडी, कांग्रेस, जेपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के कारकुन सड़कों पर उतरे। दरभंगा में आरजेडी कारकुनों ने बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया। वहीं भागलपुर और सुपौल में जेपी कारकुनों ने ट्रेनों को रोका। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव की पार्टी जेपी के कारकुनों और पुलिस में झड़प हो गई। वहीं नई दिल्ली के रेल भवन के सामने भी एसएफआई और दीगर पार्टियों के कारकुनों ने एहतजाज किया। हमारा देश आंदोलन से बना हुआ देश है। आप आंदोलन करने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। संवाद स्थापित करिए, उनका विश्वास जीतिए। ये होक्स की कमिटीज, होक्स की बातें मत कीजिए। तो जरूरी है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। हम कल के रेलवे को आंदोलन का समर्थन करते हैं और हम इस मंच से कहते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे हार अंततोगत्वा दंभ की, अहंकार की और सरकार की ही होगी। ये देश की, युवाओं की भविष्य का मामला है। इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके साथ हट मत कीजिए, इसके साथ
कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की सदारत में जुमे को पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें बजट इजलास में किसानों, चीनी तजावुजात, बेरोजगारी और एयर इंडिया की फरोख्त पर घेरने का फैसला किया गया। कांग्रेस जराये ने बताया कि मीटिंग में फैसला किया गया कि बजट सेशन में कांग्रेस हम ख्याल जमातों के साथ किसानों के मसाइल, चीनी तजावुजात, कोरोना मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज, पब्लिक सेक्टर कंपनी एयर इंडिया को प्राइवेट पार्टी को फरोख्त करने और आवाम से जुड़े दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरेगा। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, सीनियर लीडर ए के एंटनी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, के सुरेश, जयराम रमेश, मणिकम टैगोर और मनीष तिवारी समेत कई कायदीन इस इजलास में मौजूद थे। वाज़ेह है कि बजट इजलास का पहला मरहला पीर से शुरू हो रहा है, जिसमें सदर मुश्तरिका तौर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान ऐवान में इख्तिसादी सर्वे के साथ साथ आम बजट भी पेश किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश से चीनी फौजियों के हाथों पकड़े गए हिंदुस्तानी लड़के मीराम तारून की वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए जुमे के रोज हुकूमत से सवाल किया कि क्या चीन कब्जे में ली गई जमीन को भी वापस करेगा। कांग्रेस लीडर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या चीन उसे भी वापस करेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मीराम तारून को चीन ने वापस कर दिया है, यह सुनकर तसल्ली हुई। जिस हिंदुस्तानी जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है वो कब वापस मिलेगी, वजीर आजम जी। वाज़ेह है कि अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 17 साल नौमर लड़के मीराम को चीनी फौजियों ने अगवा कर लिया था, जिस पर राहुल गांधी ने हुकूमत से उनकी बाहिफाजत वापसी की अपील की थी। यह मामला अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने उठाया था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने नौजवानों से बातचीत के दौरान कहा कि नौजवानों को मुलाजिमत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन नौजवानों पर जुल्म किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आपके साल बिगड़ रहे हैं, करियर तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत नौजवानों के ख्वाबों को चोट पहुंचा रही है। आप मुझे बता रहे थे कि ये एनटीपीसी वाले बता रहे थे दीदी, पिछली बार चुनाव था 2019 में काफी मतलब प्रचार किया गया 1,30,000 भर्तियां देंगे, 1,30,000 भर्तियां देंगे। दीदी नए नए सपने आए दीदी, 4 साल तभी 2 साल तैयारी के हो गए थे, फिर पेपर भरे 500 रुपए दिए गए। जब दीदी 1.5-2 साल तक कुछ नहीं हुआ, जबकि दीदी 6 महीने में भर्ती होने का बोला गया था कि जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद भूल गए उस चीज को, किसी ने। जब हम बच्चे तमाम बच्चों को दिक्कतें आई, उन्होंने सरकार को बताया, तब जाके दीदी फिर बताया कि 6 महीने तक टेंडर लेंगे हम। मतलब दीदी 1 साल तक टेंडर नहीं लिया गया। जब टेंडर हुआ, परीक्षाएं हुई, हमने टीचरों को निवेदन किया, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, काफी मात्रा उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जब सरकार तक बातें पहुंचाई, तब जाके दीदी परीक्षा हुई दीदी। उसके बाद परीक्षा अब 1 साल बाद हुई। हाँ, परीक्षा 1 साल बाद हुई। अभी भी कंप्लीट परीक्षा नहीं हुई है दीदी। एनटीपीसी की परीक्षा हुई है, ग्रुप डी की परीक्षा भी नहीं हुई है दीदी। रेट दिया, उसमें बोला गया था कि 20 गुना अभ्यर्थी लेंगे, 20 गुना अभ्यर्थी लेकर उन्होंने 20 गुना नंबर ले लिए कैंडिडेट के। मतलब एक बच्चा अगर 6 पदों पे वो तो 6 बार उनका नाम लिख लिया दीदी। बताओ, इससे 4 लाख बच्चे तो वैसे ही दीदी पीछे हो गए दीदी। 3-3 साल घर से दूर रह के दीदी कोचिंग करते हैं दीदी। मतलब परिवार से, आपने बोला खेलने की सुविधाएं, दीदी 3 साल से 4 साल से खेल से बिल्कुल दूर है, केवल हाथ में कलम और किताबें, नोट्स है बस दीदी। और फिर भी ये रहती है, और घर का खाना भी नहीं है, टिफिन। मतलब दीदी आप सारी चीज समझ पा रही होंगी कि हम कैसे बाहर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा लगा रही है और दूसरी तरफ बीटिंग द रिट्रीट तकरीब से उनका पसंदीदा गाना हटा रही है। चिदम्बरम ने जुमे के रोज कहा कि हुकूमत ने नेताजी के पसंदीदा गाने को जमहूरिया की तकरीबात से हटाकर एक बड़ी गलती की है और उसे अपने गलत फैसले को वापस लेना चाहिए और बीटिंग द रिट्रीट तकरीब में इस गाने को दोबारा शामिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीटिंग द रिट्रीट तकरीब से इस गाने को हटाने की नाकाबिले माफ़ी गलती को दुरुस्त करते हुए मोदी हुकूमत अब भी अपना फैसला वापस ले सकती है। जब हुकूमत इस साल के आखिर में नेताजी के मुजस्समे को नस्ब और नकाब कुशाई करेगी तो क्या अबाइड मी गाना बजाएगी। चिदम्बरम ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शौकत बोस ने भी कहा कि नेताजी को मेरे साथ रहो गीत की लाइन बहुत पसंद थी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह हैरत की बात है कि हुकूमत ने बीटिंग द रिट्रीट से इस गाने को हटा दिया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर बड़ा हमला बोला है।
जुमे की दोपहर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक लिया गया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी वजह के दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के एक अहम कायद अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई बीजेपी की ये कोशिश एक काफी मायूस कुन कोशिश है। अखिलेश की ये पोस्ट 2:34 पर की गई थी। इसके करीब आधे घंटे बाद यानी 3:10 पर दूसरी पोस्ट आई कि उन्हें उड़ान की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने लिखा कि इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए और हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी पार्टी अपने जद्दोजहद की तारीख में ये दिन भी दर्ज करेगी। हम जीत की तारीखी उड़ान भरने जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुमे को कहा कि मुल्क की सकाफत, अहद और आइन की मुजरिमाना लिंचिंग का मुकाबला जारी है। नकवी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क महसूस कर रहा है कि कुछ लोग हिंदुस्तान के सकाफत, अज़्म, आइन के फ़िरक़ावाराना लिंचिंग की सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिंडिकेट का मोदी बैशिंग सिंह दरअसल भारत बैशिंग साजिश बनती जा रही है। नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत की जामे तरक्की के कामयाब नताइज से परेशान कुछ लोग अक़लियतों के हवाले से दुनिया के सामने हक़ाइक़ और ज़मीनी हकीकत के बरक़ झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को शिकस्त देने की पाखंडी कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों ने पोलराइजेशन की धोखादही से जामे बाइख्तियार बनाने की क़ुव्वत से मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में आज समाज के तमाम तबक़ात समाजी, माशी, तालीमी बाइख्तियार के बराबर के हिस्सेदार बन रहे हैं। कर्नाटक के महकमे तालीम ने मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर एक सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस उमा देवी को मुअत्तल कर दिया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गिरिजेश्वरी देवी की तरफ से की गई जांच में उमा देवी को कसूरवार पाया गया, जिसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इससे कबल कुछ मुस्लिम तलबा की क्लासरूम में नमाज अदा करने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके नतीजे में कुछ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था। वीडियो में मुबैना तौर पर कुछ मुस्लिम तलबा को जुमे को क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। मामले की तफ्तीशकार गिरिजेश्वरी देवी ने बताया कि मुसलमान तलबा को वक्फे के दौरान नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन रूल बुक में क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त देने का कोई इल्तिजाम नहीं है। पहले तो हेडमिस्ट्रेस उमा देवी ये कहकर अपना दिफा करती रही कि नमाज उनकी गैर मौजूदगी में पढ़ी गई थी और उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। आपने ट्रेन और प्लेन को धक्के लगाने की खबरें तो पढ़ी होंगी, पर क्या आपने कभी प्लेन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते लोगों को देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा होगा, लेकिन आज ऐसा ही हुआ, वो भी बिहार में। ये बिहारियों की ही ताकत है कि खेत में क्रैश हुए आर्मी के प्लेन को जब पहिया टूटने की वजह से मेन रोड तक ले जाना मुश्किल हुआ तो सबने जोर लगाकर हाय शाह बोला और कंधों पर उठाकर इसे मेन रोड तक पहुंचा दिया। दरअसल आर्मी का एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जुमे की सुबह बोधगया में क्रैश हो गया था। वो सबदला बिघा गांव के खेत में गिरा, जिससे एयरक्राफ्ट का एक पहिया तबाह हो गया था। क्रैश होने की वजह से तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ था। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने इसमें सवार 2 जवानों को महफूज निकाला, साथ ही मिलकर कंधे लगाए और एयरक्राफ्ट को सड़क तक पहुंचा दिया। अफसर है ज्यादा पैसा
कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा की नातन सौंदर्या की लाश बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटकती हुई बरामद हुई। 30 साल सौंदर्या ने खुदकुशी की है या फिर वो किसी साजिश का निशाना बनी है, इस सिलसिले में फिलहाल कुछ भी मालूम नहीं चल सका। बीएस येदियुरप्पा के दफ्तर से एक बयान जरूर जारी हुआ जिसमें मुतला किया गया कि बोरंग और लेडी कर्जन अस्पताल में सौंदर्या का पोस्टमार्टम अमल में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सौंदर्या को फांसी के फंदे से झूलते देखा गया तो उन्हें फौरी फंदे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाज़ेह है कि सौंदर्या पेशे से डॉक्टर थी और सेंट्रल बेंगलुरु वाकई अपने फ्लैट में रहती थी। सौंदर्या का एक 4 साल का बच्चा भी है। बहरहाल पुलिस ने भी इस वाकये की तस्दीक की और इस ताल्लुक से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि येदियुरप्पा की दूसरी बेटी पद्मावती की बेटी सौंदर्या की लाश जुमे की सुबह बरामद हुई। सौंदर्या की शादी 2018 में नीरज से हुई थी, वो भी डॉक्टर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे का पता उस वक्त चला जब घर में काम करने वाली एक खातून ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसका कोई जवाब नहीं मिला। खातून ने सौंदर्या के शौहर डॉक्टर नीरज को मुतला किया। नीरज ने भी सौंदर्या को फोन किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो कुछ लोगों की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा गया। लोगों ने देखा कि वहां सौंदर्या फंदे से लटकी हुई है। बहरहाल बोरिंग अस्पताल के फॉरेंसिक महकमे के सदर डॉक्टर सतीश का कहना है कि सौंदर्या की लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 37,74,978 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 11,304 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 36,78,68,267 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 56,59,224 हो गई। दुनिया में फिलहाल 7,15,68,445 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में यानी आज सुबह 8 बजे तक 2,51,627 नए कोरोना मुतासरीन मिले। इस दौरान 3,40,000 लोग ठीक हुए, जबकि 627 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले चारशंबे को 2,86,384 लोग मुतासिर मिले थे और 573 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिन के मुकाबले 34,757 कम मुतासरीन मिले, यानी नए केसेस में 12% की कमी देखी गई। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 21,05,000 है। वबा की शुरुआत से अब तक मुल्क में करीब 4,06,00,000 लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। मुल्क में 13 साल से 17 साल उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच मरकजी हुकूमत जल्द ही मुल्क भर में स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्कूल खोलने को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से तजावीज़ मांगी है। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की तशवीश बढ़ा दी है। वुहान के साइंटिस्ट ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है। इसका इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी यानी अमवात की शरह दोनों ही बहुत ज़्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना वबा फैली थी। रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक ये वेरिएंट नया नहीं है। ये कोरोना वेरिएंट मर्स-कोव वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल 2012 और 2015 में वेस्टर्न एशियाई मुल्कों में इसके मरीज मिले थे। साउथ अफ्रीका में अभी ये नियोकोव वेरिएंट चिमगादड़ के अंदर देखा गया है। पहले जानवरों में ही इसे देखा गया था। बायो
RXIV वेबसाइट पर पब्लिश स्टडी के मुताबिक नियोकोव और उसके सहयोगी वायरस PDF 2180 कव इंसानों को मुतासिर कर सकता है। वुहान यूनिवर्सिटी और चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस के इंसानों के नसों को मुतासिर करने के लिए सिर्फ एक म्यूटेशन की जरूरत है। उधर रूस के वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि फिलहाल इस वेरिएंट की इंसानों में फैलने की कैपेसिटी कम है, हमें इसकी कैपेसिटी और जोखिम को लेकर जांच करना चाहिए। इससे पहले ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन BA.2 ने दुनिया की नींद उड़ा रखी थी। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से इसलिए भी ज्यादा खतरा है क्योंकि RT-PCR टेस्ट भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। अब तक ये नया सब वेरिएंट दुनिया के हिंदुस्तान समेत 40 मुल्कों में दस्तक दे चुका है और माना जा रहा है कि वेरिएंट बहुत तेजी से दुनिया के बाकी मुल्कों में भी फैल सकता है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA ने संगीन बीमारी के जोखिम वाले बालिगों के इलाज के लिए अमेरिका कसीर मुल्की बायोटेक्नोलॉजी फर्म फाइजर की कोरोना गोली के इस्तेमाल को शर्त के साथ मंजूरी दी है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर में EMA के जरिए इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए रहनुमाई किए जाने के बाद मंजूरी ने यूरोपीय यूनियन के रुकन रियासतों को दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी। EMA ने एक बयान में कहा कि लोगों के इस्तेमाल के लिए दवाई मसनूआत की कमेटी ने बालिगों में कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा पैक्सलोविड के लिए शर्त के साथ मार्केटिंग अथॉरिटी देने की सिफारिश की थी, जिन्हें मुतबादिल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनमें संगीन खतरा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच हिंदुस्तान के घरेलू क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर है। असल में पिछले दिनों हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते ऐसा लग रहा था कि इस साल भी रणजी ट्रॉफी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगी, लेकिन अब BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने तस्दीक कर दी है कि रणजी ट्रॉफी को 2 हिस्सों में मुनक्किद किया जाएगा। एक चैनल से बात करते हुए जय शाह ने कहा कि बोर्ड ने इस सीजन में 2 हिस्सों में रणजी ट्रॉफी मुनक्किद करने का फैसला लिया है। पहले मरहले में हम लीग फेज के सभी मैचों को पूरा करने की स्कीम बना रहे हैं, जबकि नॉकआउट जून में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरी टीम इस स्कीम पर काम कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि इस स्कीम से कोरोना की वजह से बढ़ती परेशानियों को किस तरह से कम किया जा सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम रणजी के एक शानदार सीजन की मेजबानी करें। रणजी ट्रॉफी हमारी सबसे मशहूर और सबसे भरोसेमंद घरेलू टूर्नामेंट है। इसे हिंदुस्तानी क्रिकेट को नए नए टैलेंटेड क्रिकेटर्स मिलते हैं। इस साल रणजी ट्रॉफी का इनेकाद 13 जनवरी से होने वाला था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के चलते BCCI ने लगातार दूसरे साल घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के अलावा CK नायडू ट्रॉफी और सीनियर वुमेन्स T20 लीग मुलतवी करने का फैसला किया है। एयर 27 जनवरी 2022 को टाटा सन्स ने सरकारी तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया। इसके बाद टाटा मुल्क की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई। 69 सालों के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। ऐसे में जब आज एयर इंडिया की उड़ान A1665 ने दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी तो फ्लाइट के कैप्टन ने सभी पैसेंजर्स का इस्तकबाल किया। कैप्टन वरुण खंडेलवाल ने पैसेंजर्स को बहुत ही अलग अंदाज में मुखातिब किया। 7 दशक बाद पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। इस नए एयर इंडिया में आपका स्वागत करूंगा और उम्मीद करता हूं इस सफर में आप पूरी तरीके से हमारे साथ आनंद उठा सकें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द कैप्टन, माय नेम इज वरुण खंडेलवाल, कंपनी मी इन द मलेशिया में एक बाइक सवार का मौत से मुलाकात का वीडियो सामने आया। मानो मौत से छूकर निकल गई और सेकंड के फासले से वो बच गया। दरअसल हुआ ये कि तेज बारिश और रफ्तार की वजह से नौजवान की बाइक फिसल गई, वो सड़क पर गिर गया। इस दौरान पीछे से एक ट्रक आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फौरन बचा लिया। अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो वो उसकी चपेट में आ जाता। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।